यो पीपल गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जो वीडियो देख रहे हैं उन सबके लिए कैसे हैं हम सब लोग बेटा? ओके, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नए लेक्चर में। गाइस आज की क्लास के अंदर हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं हमारे यूनिट नंबर जो 10 है इनकम टैक्स के, उसके 11 एमसीक्यूज को। तो लास्ट क्लास के अंदर भी हम लोगों ने 11 एमसीक्यूज जो है वो हमने डिस्कस किए थे, जिसमें से 10 का सोल्यूशन हमने कर लिया था और एक मैंने दिया था आपको होमवर्क के तौर पर, और बहुत सारे बच्चों का रिप्लाई भी आया। तो उसके बारे में डिस्कशन करेंगे आप क्लास के बाद में। आज की क्लास के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग जो है वो 11 नए एमसीक्यूज जो है इनकम टैक्स के वो हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, हाँ जी, तो आइएगा बिना किसी देरी के हम शुरुआत करते हैं हमारे आज की क्लास को। क्लास के अंदर हम क्या करने वाले हैं, क्लास के अंदर हम करने वाले हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ इनकम टैक्स, और आज की क्लास है क्लास नंबर 22 एमसीक्यूज की। ओके, हाँ जी, क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको देना चाहूंगा। अगर आप भी अपकमिंग दिसंबर के अंदर जो एंटी-नेट का पेपर होना, अगर उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए हम लोग जो है वो ऑनलाइन बैच प्रोवाइड करवाते हैं। हमारे ऑनलाइन बैच के अंदर आपको मिलेंगे सारे के सारे वीडियो लेक्चर, जैसे ये वीडियो लेक्चर उसी तरीके से, प्लस में आपको जो है वो मिलेगा सारा का सारा स्टडी मटेरियल हार्ड कॉपी फॉर्म के अंदर, ठीक है, आपके होम एड्रेस पे आएगा। प्लस में आपको प्रैक्टिस के लिए मिलेंगे प्रैक्टिस एमसीक्यू हमारी मोबाइल ऐप के ऊपर। जैसे अभी हम इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं तो ये हमारी इनकम टैक्स की बुकलेट है, ठीक है, ये हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। इसके अंदर ईच एंड एवरी टॉपिक को हमने जो है वो डाला हुआ है, सब कुछ एकदम सिंप्लीफाइड वे के अंदर में डाला है। इसी तरीके से जैसे इनकम टैक्स की है ऐसे ही 10 के 10 यूनिट की आपको जो है वो बुकलेट मिलेगी, और साथ में पेपर नंबर 1 भी मिलेगा। ओके, हाँ जी, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप डेमो के तौर पे जो है हमने यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे लेक्चर डाले हुए हैं, हमारे ऑफिशियल यूट्यूब जो चैनल है हमारा मोहित शर्मा क्लासेस के नेम से, तो आप वहाँ पे जाकर के देख सकते हैं हमारे वीडियोस, तो आपको पता चलेगा कितने बेटर वे में हम लोग जो है प्रिपरेशन करवाते हैं। ओके, हाँ जी, चलो अब हम शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। तो अगर आपको बैच लेना है तो नीचे नंबर दिया हुआ है, इसके ऊपर आप कॉल करके व्हाट्सएप करके इंक्वायरी कर सकते हैं। चलो जी, पहला क्वेश्चन आज का जो आ रहा है वो है ये, द बेसिस ऑफ डिटर्मिनेशन। आज के क्वेश्चन थोड़े से मैंने जो है वो इजी लेवल के और मॉडरेट लेवल के रखे हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो आज का है वो है क्या, द बेसिस ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ टोटल इनकम। भाई टोटल इनकम जो है किसी भी पर्सन की, उसको आपको डिटरमाइन करना है, ठीक है। आपको किसी पर्सन की टोटल इनकम को क्या करना है, डिटरमाइन करना है। वो किसके बेस पर करते हो, किसके बेस पर करते हो? तो जो डिटर्मिनेशन करते हैं हम किसका, टोटल इनकम का, उसका बेस क्या वो किसी पर्सन की सिटीजनशिप के बेस पर होता है? मतलब हम जो है वो इस बेस पे करते हैं कि कोई पर्सन इंडिया का सिटीजन है या नहीं है, या हम इस बेस पे करते हैं कि वो रेजिडेंशियल उसका स्टेटस क्या है उसके बेस पर करते हैं, या दोनों के बेस पर करते हैं? तो आप बताइए क्या है। मैंने आपको शुरुआत के अंदर बताया था कि इनकम टैक्स के अंदर जो है वो इंडियन गवर्नमेंट ने एक बात बोल दी कि हमको सिटीजनशिप से कोई लेना देना नहीं है। हम लोग जो है वो टैक्स, किसी पर्सन के ऊपर टैक्स लगेगा या टैक्स नहीं लगेगा, वो बात डिपेंड करेगी किसके ऊपर, सिटीजनशिप पे? नो, वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर, रेजिडेंशियल स्टेटस पे। तभी बाहर से अगर कोई पर्सन आके इंडिया के अंदर कोई पैसा कमाता है और इंडिया में पैसा कमा के जब वो जाता है तो उसके ऊपर भी इंडियन गवर्नमेंट जो है वो टैक्स चार्ज करती है, उसके ऊपर भी इंडियन गवर्नमेंट पैसा लेती है, टैक्स लेती है उससे। अगर सिटीजन के बेस पर होता तो ऐसे फॉरेन नेशनल जो बाहर से इंडिया में आके पैसा कमाते और जाते तो इंडियन गवर्नमेंट उनसे कोई भी टैक्स ना ले पाती। दैट्स वाई यहां पे ये बोला गया कि अपने इंडिया के अंदर अगर आपको टैक्स लगाना है तो टैक्स लगाने के लिए जो है हम लोग बेसिकली लेके चलते हैं किसको, रेजिडेंशियल स्टेटस को। तो मैंने वैसे आपको बताया भी था, मैंने फिर भी ब्रीफली यहां पे लिख दिया। अपने इंडिया में अगर जो इनकम टैक्स एक्ट है उसके अंदर जो टैक्स निकलता है तो जो टैक्स लायबिलिटी होती है वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, दो चीजों के ऊपर। एक तो करती है रेजिडेंशियल स्टेटस पे और एक करती है नेचर ऑफ इनकम पे। सिटीजनशिप का कोई भी लेना देना नहीं है। तो एक पर्सन के ऊपर टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा वो चीज डिपेंड करेगी किसके ऊपर, दो चीजों के ऊपर। एक तो करेगा जी उसका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है और एक करेगा उसकी इनकम का नेचर क्या है। ओके, हाँ जी, रेजिडेंशियल स्टेटस वैसे आपको मैंने बता भी रखा है कि दो तरीके का होता है, या तो होगा रेजिडेंट या फिर क्या होगा, नॉन रेजिडेंट। और अगर रेजिडेंट है तो फिर दो है, या तो होगा ऑर्डिनरी रेजिडेंट या फिर होगा कौन, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। और नेचर ऑफ इनकम दो तरीके की होती है, एक होती है आपकी इंडियन इनकम और एक होती है कौन सी, फॉरेन इनकम। ओके, हाँ जी, तो चलो जी, तो इसका आंसर जो है वो क्या आ गया, बोलो जल्दी से। फर्स्ट का आंसर आया क्या, बी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आता है जी, अगला क्वेश्चन क्या आता है, टैक्स इज कंप्यूट ऑन द एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम वैसे अगर मैं बात करता हूं सेक्शन 10 सब सेक्शन 10 के अंदर जो है हम ये बोलते हैं टैक्स एग्रीकल्चर इनकम जो है वो क्या है, एग्जेम्प्ट है। क्या है, एग्जेम्प्ट है। बट आपको मैंने बताया था इसको एग्जेम्प्ट करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने एक स्पेशल वे बताया। गवर्नमेंट बोल रही है ठीक है आप अगर एग्रीकल्चर इनकम कमा रहे हो एग्जेम्प्ट है, मतलब अगर किसी पर्सन की ओनली एग्रीकल्चर इनकम है, ध्यान से सुनना, एग्जेम्प्ट तभी है अगर उसकी ओनली एग्रीकल्चर इनकम है तो एग्जेम्प्ट है। लेकिन कोई पर्सन अगर ऐसा है जिसकी एग्रीकल्चर इनकम के साथ में कोई नॉन एग्रीकल्चर इनकम भी है
तो फिर गवर्नमेंट बोली बेटा आप तो दोनों काम कर रहे हो, आप तो एग्रीकल्चर एक्टिविटी भी कर रहे हो, नॉन एग्रीकल्चर भी। भाई ठीक है, हमको किसानों का वेलफेयर करने का है, ठीक है, इट्स ओके। तो हमने ये बोल दिया कि किसान जो कि बेचारा एक खेती कर रहे हैं, वहां से अगर कोई इनकम कमाएगा तो एग्जेम्प्ट है, बात समझ में आती है। लेकिन अगर आप ऐसे हो कि आप खेती भी कर रहे हो और साथ में आप कोई अदर एक्टिविटी भी कर रहे हो, दैट मींस कि आपकी एग्रीकल्चर इनकम भी है और आपकी नॉन एग्रीकल्चर इनकम भी है, तो उस केस के अंदर आपकी एग्रीकल्चर इनकम को डायरेक्टली एग्जेम्प्ट नहीं करेंगे। तो कैसे टैक्स लगाओगे? नहीं नहीं नहीं, एग्रीकल्चर इनकम तो एग्जेम्प्ट ही करेंगे, बट एग्जेम्प्ट करने का मोड थोड़ा सा अलग रहेगा। अब ये क्या है, तो उसके लिए यहां पे कुछ बोलता है, देखो पहले बोलता है टैक्स कंप्यूट किया जाएगा एग्रीकल्चर इनकम पे व्हेन, जब आपकी अगर एग्रीकल्चर इनकम के साथ में नॉन एग्रीकल्चर इनकम भी है तो ये मोड लगेगा। अगर आपकी ओनली एग्रीकल्चर इनकम है तो भाई वो एग्जेम्प्ट है, चाहे कितना ही पैसा कमा लो। 10 करोड़ रुपए अगर आपने एग्रीकल्चर एक्टिविटी से कमाए, वो सारा का सारा क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट है। ध्यान से सुनना, मैं दोबारा बोलता हूं, अगर ओनली एग्रीकल्चर इनकम है तो क्या है? पूरी तरह से एग्जेम्प्ट है, फिर कुछ लेना देना नहीं है, सीधा आपको तो कोई भी रिटर्न फाइल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम के साथ में नॉन एग्रीकल्चर इनकम भी है तो इस एग्रीकल्चर इनकम को करें तो गए एग्जेम्प्ट, बट इसको एग्जेम्प्ट करने का तरीका कुछ अलग है। लेकिन वो तरीका तभी लगाना है अगर आपकी नॉन एग्रीकल्चर इनकम मिनिमम एग्जेम्पशन से ज्यादा है, और अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम जो है वो 5,000 रुपए से ज्यादा है तो वो वे लगेगा, अनलेस नहीं लगेगा। तो बोलता है टैक्स तभी लगेगा, ये जो तरीका जो मैं आपको अभी बताने वाला हूं, वो तरीका तभी लगेगा, टैक्स इज कंप्यूटेड ऑन एग्रीकल्चर इनकम व्हेन, जब आपकी एग्रीकल्चर इनकम 5,000 रुपए से क्या हो ज्यादा, और आपकी जो नॉन एग्रीकल्चर इनकम है वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट जो है 2.5 लाख वाली, किसी किसी केस में कितनी 3 लाख वाली, किसी केस में 5 लाख वाली, अगर आपके नॉन एग्रीकल्चर इनकम इससे जो है वो क्या है? कम है, सॉरी ज्यादा है, तो उस दोनों केस के अंदर आपकी एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर एक बार टैक्स लगेगा। मोड क्या रहेगा वो भी बता देता हूं, तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। वैसे एग्रीकल्चर इनकम टैक्स एग्जेम्प्टेड है, उसके ऊपर आपको कुछ भी टैक्स का कंपटीशन नहीं करना, बट अगर एसएससी ऐसा है जो एग्रीकल्चर इनकम के साथ में नॉन एग्रीकल्चर इनकम भी कमा रहा है, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या बोल दिया? एग्रीकल्चर इनकम अगर आपकी 5,000 रुपए से ज्यादा है और नॉन एग्रीकल्चर इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से क्या है? ज्यादा है, तो उस केस में जो है आपकी इनकम पे एक बार, आपकी एग्रीकल्चर इनकम पे एक बार हम टैक्स लगाएंगे। तरीका क्या होगा वो बता देता हूं, लेकिन इसका आंसर पहले बता दूं, ये तब होगा, टैक्स तभी लगेगा अगर ये दोनों इवेंट हैपन होंगे, बोले तो ऑन हैपनिंग ऑफ बोथ ए एंड बी। ओके, हाँ जी, अगर आपने दोनों इनकम कमाई, एग्रीकल्चर भी नॉन एग्रीकल्चर भी, अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से कम होती तो टैक्स ना लगता, तो कुछ नहीं करना। अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम तो 5,000 से ज्यादा है लेकिन नॉन एग्रीकल्चर इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम होती तो भी कुछ नहीं करने का। अगर एग्रीकल्चर 5,000 से ज्यादा है और नॉन एग्रीकल्चर जो है वो बेसिक से ज्यादा है तो फिर ये प्रोसीजर लगेगा। अब प्रोसीजर क्या है तो आइएगा देख लो एक बार जल्दी से। हाउ टैक्स इज कंप्यूटेड ऑन द एग्रीकल्चर इनकम, तो सबसे पहला स्टेप नंबर 1 जो है वो क्या है? सबसे पहले आपको ऐड करना पड़ेगा एग्रीकल्चर इनकम को, किसके अंदर? टैक्सेबल इनकम, जो भी आपकी टैक्सेबल इनकम है, बोले तो जो नॉन एग्रीकल्चर इनकम है, एक बार उसके अंदर क्या कर लो? ऐड कर लो। ऐड करोगे तो वो जो इनकम बनेगा उसको बोलते हैं एग्रीगेट इनकम। उस एग्रीगेट इनकम के ऊपर क्या निकालो? टैक्स निकालो। कंप्यूट टैक्स लायबिलिटी, आपको कंप्यूट करना टैक्स लायबिलिटी ऑन द एग्रीगेट इनकम। एग्रीगेट इनकम का मतलब बता दिया, नॉन एग्रीकल्चर इनकम प्लस में एग्रीकल्चर इनकम। उसके बाद स्टेप नंबर 2 के अंदर आपको क्या करना है? कंप्यूट करो टैक्स ओनली ऑन द एग्रीकल्चर इनकम। अब दूसरे स्टेप के अंदर आपको टैक्स निकालना है ओनली एग्रीकल्चर इनकम पे। अब वो कैसे निकालेंगे? बेसिक एग्जम्पशन लिमिट में ओनली एग्रीकल्चर इनकम जोड़ के उसके ऊपर टैक्स निकाल लो। हाउ, कैसे करेंगे? तो ऐड करो एग्रीकल्चर इनकम इन द बेसिक एग्जम्पशन लिमिट और कंप्यूट कर लो उसके ऊपर क्या? टैक्स। जैसे मान लीजिए फर्स्ट स्टेप से जो है, फर्स्ट स्टेप के अंदर मान लीजिए कि आपका जो है वो टैक्स निकल के आया 24,000, ठीक है, और सेकंड स्टेप के अंदर जो है वो आपका टैक्स निकला मान लीजिए 3,000। तो अब आपको क्या करना है? आपको डिडक्ट करना है स्टेप नंबर 2, किसमें से? स्टेप नंबर 1। तो 24 में से माइनस कर लो 3, बाकी बचेगा कितना? 21,000। ये आपकी बन जाएगी क्या? टैक्स लायबिलिटी। ओके, हाँ जी, ये प्रोसीजर लगाना तभी है, ये प्रोसीजर तभी लगाना है अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम 5,000 रुपए से ज्यादा है और आपकी बेसिक जो नॉन एग्रीकल्चर इनकम है वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से क्या है? ज्यादा, तो ये प्रोसीजर लगाना है, अनलेस नहीं लगाने का है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बोलता है डेली अलाउंस रिसीव बाय द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। पहले तो बताओ अलाउंसेस जो मिले, अलाउंसेस मिले किसको? पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को। वो क्या है जी? देखो पहली बात तो ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी और एमएलए को तनख्वाह जो देती है वो देती है गवर्नमेंट। अब क्या गवर्नमेंट का और एमपी एमएलए का एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन है? नहीं, क्योंकि देखो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन तब होता है जब गवर्नमेंट लगाती है एमपी एमएलए को, बट एमपी एमएलए को लगाने वाला कौन है? जनता।
लगाया तो जनता ने है, बट सैलरी कौन दे रही है? जनता दे रही है? नहीं, सैलरी कौन दे रहा है? गवर्नमेंट दे रहा है। तो एमपीएमएलए का जो है वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन नहीं है। इसलिए अगर एमपीएमएलए को कोई सैलरी मिलती है, कोई अलाउंसेस मिलता है, तो वो सैलरी हेड में नहीं जाता, वो जाएगा अदर सोर्सेज में। मैंने लिखा यहां पे थोड़ा सा देखो, एमपीएमएलए जो है और गवर्नमेंट के अंदर देयर इज नो, एमपीएमएलए और गवर्नमेंट के अंदर कोई भी नो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप, कोई भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है। इसलिए सैलरी जो उनको रिसीव होती है बाय द एमपीएमएलए इज टैक्सेबल। वो टैक्सेबल होती है कहां पे? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर। और उनको जो डेली अलाउंसेस मिलता है वो सारा का सारा क्या होता है? एग्जेम्प्ट होता है। क्या होता है? एग्जेम्प्ट। मेन बात जो बतानी थी वो ये कि एमपीएमएलए प्लस गवर्नमेंट, इन दोनों के बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप नहीं है। तो अगर गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी एमपीएमएलए को, तो वो सारी की सारी जाएंगी कहां पे? अदर सोर्सेज में। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में सैलरी हेड के अंदर नहीं जाएगा। लिख लेना भाई यहां पे कि वो सैलरी के अंदर नहीं जाएगा। ओके, बिकॉज वाई? बिकॉज देयर इज नो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। चलो जी आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अच्छा, इसका आंसर तो देख लो पहले। आंसर क्या रहेगा? एग्जेम्प्ट। तो एमपीएमएलए को अगर क्या मिलता है, कोई डेली अलाउंसेस मिलते हैं, तो वो क्या होते हैं उनकी? एग्जेम्प्ट है। चलो जी नेक्स्ट, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग इनकम इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। इनमें से कौन सी इनकम जो है वो टैक्स से क्या है? एग्जेम्प्ट है। कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट होता है सर, टैक्सेबल होता है। इनकम फ्रॉम सैलरी एग्जेम्प्ट होती है, टैक्सेबल है। इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी से कोई इनकम मिलती है, एग्जेम्प्ट होती है सर। अदर सोर्सेज के अंदर क्या होती है? टैक्सेबल। शेयर इन इनकम ऑफ एचयूएफ, अगर एचयूएफ से आपको कोई इनकम का शेयर मिला तो वो क्या है सर? वो एग्जेम्प्ट होती है, क्योंकि उसके ऊपर ऑलरेडी एचयूएफ जो है वो टैक्स पे कर चुका है। तो आपको बताना था कौन सी इनकम एग्जेम्प्ट है, तो आप क्या बोलेंगे? ए बोल दो, शेयर इन इनकम ऑफ एचयूएफ। कुछ लिखा है इसके बारे में, दिखा देता हूं। देखो, एचयूएफ जो है वो लाइबल है। जो आपकी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होती है वो क्या होती है? लाइबल होती है। किसके लिए? फॉर टैक्स के लिए, ऑन इनकम। उसको टैक्स पे करना होता है इनकम के ऊपर। और जो बाकी बची इनकम होती है, मान लो कि इनकम थी उनकी 5 लाख रुपए, और इनमें से मान लीजिए, एक एग्जांपल ऐसे रफली एग्जांपल मान लो 50,000 रुपए लग गया टैक्स, तो बाकी बच गया कितना? 4.5। इस 4.5 को बोलते हैं रेसिड्यूरी इनकम। जो बची खुची इनकम है उसको क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इसको प्रॉफिट बोलो, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा किसके अंदर? मेंबर्स के, एचएफ के मेंबर के बीच में। अब मान लो एचएफ के 5 मेंबर है, तो हर मेंबर को कितना कितना मिला? एक एग्जांपल के तौर पे 90 हजार, 90 मिला। हाँ जी। अब क्वेश्चन ये है, मान लो इनमें से एक पर्सन था मिस्टर ए को जो 90,000 रुपए मिला शेयर एचएफ के अंदर, तो क्या ये एग्जेम्प्ट है या टैक्सेबल है? बोलो सर। ये 90,000 रुपए ये वो है जिसके ऊपर ऑलरेडी टैक्स कर चुका है, तो ये जो है वो क्या है? एग्जेम्प्ट है। तो मैंने लिखा वहां पे एचएफ इज लायबल। एचएफ जो है वो टैक्स पे करने के लिए लायबल होता है। तो रेसिड्यूरी इनकम जो होती है, तो प्रॉफिट का वो जो हिस्सा वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा मेंबर विच इज एग्जेम्प्ट, जो कि क्या है? एग्जेम्प्ट है। बिकॉज टैक्स ऑन दिस शेयर, क्योंकि उस शेयर के ऊपर जो टैक्स है वो ऑलरेडी क्या है? चार्ज है, उसके ऊपर ऑलरेडी आपने टैक्स पे कर चुके हैं। ओके गया? हाँ जी सर। चलो, कितना इजी है, रिवीजन भी हो गया। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन। बोलते टाइम लिमिट टू सेट ऑफ द लॉसेस फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी। टाइम लिमिट क्या होगा? अगर हाउस प्रॉपर्टी का कोई लॉस है, उसको अगर आपको क्या करना है? सेट ऑफ करना है, तो उसकी टाइम लिमिट क्या? 8 साल। कितना है? 8 साल। तो 8 साल तक जो है उस हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को आप क्या कर सकते हो? सेट ऑफ कर सकते हो। और 8 साल के बाद तो फिर आपको वो क्या हो जाएगा? लॉस जो है वो आपका लैप्स हो जाएगा। चलो जी आगे बढ़ते हैं। 5 के बाद छठा, बोलते टोटल इनकम जो है एसएससी की, ध्यान देना पड़ेगा भाई। टोटल इनकम जो है एसएससी की वो है 6,53,494 रुपए 90 पैसे। टोटल इनकम किस एसएससी की है? 6,53,494 पैसे आफ्टर राउंड ऑफ। ठीक है, टोटल इनकम क्या होगा? तो मैंने थोड़ा सा वैसे बताया भी था आपको। यहां क्या है, पूरे इनकम टैक्स एक्ट के अंदर जनरली हम 2 चीजों को हम लेके चलते हैं। 2 चीजों को हम क्या करते हैं? राउंड ऑफ करते हैं। एक तो है आपका टोटल इनकम, जो आपकी टैक्सेबल इनकम आती है। ग्रोस टोटल इनकम नहीं, ग्रोस टोटल इनकम में से टैक्स उसमें डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C से 80 घटाने के बाद जो इनकम आती है उसको बोलते हैं टोटल इनकम। एक तो टोटल इनकम, और एक नेट टैक्स लायबिलिटी। ग्रोस टैक्स लायबिलिटी नहीं, ग्रोस टैक्स लायबिलिटी में से जब टीडीएस या फिर एडवांस टैक्स का पेमेंट करने के बाद में जो लायबिलिटी आती है उसको बोलते हैं आप लोग क्या? नेट टैक्स लायबिलिटी। तो टोटल इनकम और जो आपके नेट टैक्स लायबिलिटी होते हैं, इसको राउंड ऑफ किया जाता है टू द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ रुपीज 10। 10 के मल्टीपल में इसको क्या करते हैं? राउंड ऑफ करते हैं। तो अब आप एक बात बताइएगा, ये है आपका 6,53,494। आपका जो है ये क्या है? 6,53,494। ठीक है, इसको राउंड ऑफ करना है 10 के मल्टीपल में। तो आखिरी डिजिट देखो, आखिरी क्या है? ये 90 नहीं, पॉइंट के बाद वाला नहीं, पॉइंट से पहले वाला, ये नहीं देखेंगे। पॉइंट, ये पॉइंट से पहले वाला क्या है? 4। अगर 5 या 5 से ज्यादा है तो ये हो जाएगा 10, और अगर 5 से कम है तो क्या हो जाएगा? 0। अब आप ये देखो यहां क्या है? 4 जो है वो 5 से क्या है? बोलो, 4 जो है सर वो 5 से क्या है? कम है, तो ये क्या हो जाएगा? 0। तो आप इसको जब राउंड ऑफ करेंगे टू द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ कितने? 10 के अंदर, तो आंसर क्या आएगा? 6,53,494
490 रुपए। तो आंसर जो आएगा वो क्या 653,490। ये ध्यान रखना कि दो चीजें, ये पेपर के अंदर क्वेश्चन भी आया था 2018 में कि किसको जो है वो आप राउंड ऑफ करते हैं, तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा कि दो चीजें हैं। कौन कौन सी? एक है आपका टोटल इनकम और एक है कौन सा नेट टैक्स लायबिलिटी। इन दोनों चीजों को जो है वो हम 10 के मल्टीपल में क्या करते हैं, राउंड ऑफ करते हैं। चलो जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टैक्स रेट ऑन द बेस ऑफ स्लैब। स्लैब के बेस पर जो है वो कौन टैक्स जो है वो टैक्स का पेमेंट करता है? कंपनी स्लैब के हिसाब से करती है? सर कंपनी स्लैब के हिसाब से नहीं, कंपनी फ्लैट रेट से करती है। कैसे करती है? फ्लैट रेट से। कंपनी का फ्लैट रेट है, अगर डोमेस्टिक कंपनी 30%, फॉरेन कंपनी 40%, कुछ कुछ केस में 28 भी है और कुछ कुछ केस में 50 भी है फॉरेन कंपनी के लिए, ठीक है। तो कंपनी के लिए फ्लैट रेट है। पार्टनरशिप फर्म सर 30% का फ्लैट रेट है, 30% की रेट से उसको टैक्स पे करना होता है, स्लैब का कोई लेना देना नहीं है। एलएलपी फ्लैट रेट है, टैक्स उसका स्लैब का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन एचयूएफ जो है जो टैक्स का पेमेंट करेगा तो उसके लिए क्या है, स्लैब है। कौन सा स्लैब है? जो नॉर्मल इंडिविजुअल के लिए होता है, 60 साल से कम वालों के लिए। तो ये क्या है, आंसर है एचयूएफ। तो टैक्स रेट ऑन द बेस ऑफ स्लैब जो है वो किसके लिए एप्लीकेबल है? दो के लिए, एक तो एचयूएफ के लिए और एक किसके लिए बोलो, एक एचयूएफ और एक इंडिविजुअल के लिए। और कैसे है, ये रहा एचएफ का, ये है 0 से लेकर 2.5 लाख रुपए तक नील, 2.5 से लेकर 5 लाख रुपए तक 5%, 5 से 10 तक 20% और अबव 10 30%। ओके हाँ जी सर। चलो जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इफ एनी एग्रीकल्चर लैंड, अब ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन बहुत ही खतरनाक वाला है। बोलता है अगर कोई एग्रीकल्चर लैंड को बेचा गया, इट इज कवर्ड अंडर द हेड, तो वो किसके अंदर आएगा? अब आप बताओ एक बार क्या आएगा इसका आंसर जो है क्या होगा? एग्रीकल्चर लैंड को अगर सेल करूंगा तो सेल करने पर जो है वो मुझे क्या आएगा, पहले ये बताओ सर। सेल करने पर आपको आएगा गेन। अब क्वेश्चन ये है ये टैक्सेबल होगा या नहीं होगा? देखो जी मैंने आपको बताया एक बार, एग्रीकल्चर जो लैंड होती है वो दो तरीके की होती है। एक होती है आपकी अर्बन एग्रीकल्चर लैंड और एक होती है कौन सी, रूरल एग्रीकल्चर लैंड। कैपिटल गेन के अंदर जो है अर्बन एग्रीकल्चर लैंड को ही कंसीडर किया गया है कैपिटल एसेट, और रूरल एग्रीकल्चर लैंड को वो कैपिटल एसेट ही नहीं मानता। और यहाँ पे कुछ भी नहीं बोला कि ये अर्बन है या क्या है, रूरल है। तो थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी क्वेश्चन है, बट इसका आप खुद सोचो। अगर नॉर्मल बोला एग्रीकल्चर लैंड तो नेचुरल बात है वो कहाँ होगा, अर्बन में होगा, रूरल में होगा। सर इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड तो एग्रीकल्चर लैंड को हमेशा मानना पड़ेगा क्या क्या क्या, रूरल एग्रीकल्चर लैंड। और जो रूरल एग्रीकल्चर लैंड है वो कैपिटल एसेट ही नहीं है, और अगर वो कैपिटल एसेट ही नहीं है तो उसको बेचने पर कोई भी कैपिटल गेन भी नहीं आएगा। थोड़ा लिखा है, एक बार दिखा देता हूं। बोलते हैं एग्रीकल्चर लैंड इज नॉट ए कैपिटल एसेट, वो कैपिटल एसेट नहीं है। सो इसीलिए सेल ऑफ एग्रीकल्चर लैंड जो है वो क्या है, एग्जेम्प्ट है, और वो किसी भी हेड के अंदर नहीं जाएगा। बट एक बात है, बट अगर मेंशन कर देता दैट इट इज अर्बन एग्रीकल्चर लैंड, अगर ये बोलता कि ये अर्बन एग्रीकल्चर लैंड है तो वो क्या होती है आपकी, कैपिटल एसेट होती है। एंड सेल ऑफ दिस, और उसको बेचने पर जो इनकम आती है वो इनकम कौन सी होती है आपकी, वो जाती है कहां पे, आपके अंडर द हेड कैपिटल गेन में। दोबारा बोलता हूं, एग्रीकल्चर लैंड जो है वो जनरली कैपिटल एसेट नहीं है, बात खत्म हो गया, ठीक है। और अगर कैपिटल एसेट नहीं है तो उसको सेल करने पर कोई भी गेन गुण जो है वो क्या होगा, एग्जेम्प्ट होगा, क्योंकि वो कैपिटल एसेट ही नहीं है तो वो एग्जेम्प्ट है, किसी भी हेड में नहीं जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, लेकिन अगर मान लो वही एग्रीकल्चर लैंड होती कौन सी, अर्बन, तो अर्बन एग्रीकल्चर लैंड जो है वो कैपिटल एसेट होती है, और उसको सेल करने पर जो है सेल ऑफ दिस इज इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन। लो जी, तो आंसर क्या, इफ एग्रीकल्चर लैंड इज सोल्ड, तो जनरली अगर ये क्वेश्चन तो क्या बोलेंगे, तो वो किस में आएगा, नोट अंडर एनी हेड, किसी भी हेड के अंदर नहीं आएगा, ठीक है जी। और अगर वही होता एग्रीकल्चर लैंड के आगे लिखता क्या, अर्बन, तो बताओ क्या, तो वो कैपिटल गेन होता। अभी इस क्वेश्चन के अंदर नोट अंडर एनी हेड आएगा, ओके। हाँ जी सर, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनी इंडिविजुअल, कोई भी एक ऐसा इंडिविजुअल जो कि कौन है, रेसिडेंट है, एनी इंडिविजुअल हु इज रेसिडेंट इन एनी प्रीवियस ईयर, पिछले साल में तो था जी, जैसे मान लो 2 साल का मैं डिटेल लेके चला, पिछले साल तो वो था जी रेसिडेंट, इन द नेक्स्ट प्रीवियस ईयर ही शैल बी, तो अगले प्रीवियस ईयर के अंदर वो क्या होगा, क्या वो रेसिडेंट ही होगा? सर ऐसा नहीं होता, ये वो इंडिविजुअल रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है, ये कंडीशंस के ऊपर बेस डिपेंड करता है, ठीक है। अब कंडीशन होती है हमारी कौन सी, बेसिक कंडीशन भी और एडिशनल कंडीशन भी, उनके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। अगर रेसिडेंट यहां पे अगर उसने बेसिक कंडीशन को सेटिस्फाई किया था तो वो रेसिडेंट था, मान लो अगले साल अगर वो बेसिक कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करे तो नेचुरल बात है वो क्या हो जाएगा, नॉन रेसिडेंट हो जाएगा। तो वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, तो वो डिपेंड करता है कंडीशंस के ऊपर। ये बोलना कि वो रेसिडेंट ही होगा या ये बोलना कि वो नॉन रेसिडेंट होगा, वो सही नहीं है। तो क्वेश्चन क्या है, कोई भी इंडिविजुअल जो कि कौन है, रेसिडेंट है इन एनी प्रीवियस ईयर, इन द नेक्स्ट प्रीवियस ईयर ही शैल बी, तो अगले प्रीवियस ईयर के अंदर वो क्या होगा, वो नॉट ऑर्डिनरी भी हो सकता है, नॉन रेसिडेंट भी हो सकता है और वो रेसिडेंट भी हो सकता है। बोले तो एनी वन ऑफ द 3, आंसर इज डी। तो वो पर्सन कुछ भी हो सकता है, इट्स डिपेंड होली एंड होली ऑन द किसके ऊपर, ऑन द बेसिस ऑफ द सेटिस्फैक्शन ऑफ द एडिशनल एंड द बेसिक कंडीशन, उसके ऊपर डिपेंड करेगा, ओके जी। 9 के बाद अगला क्वेश्चन आया 10th।
बड़ा बढ़िया वाला क्वेश्चन है। बोलता है बॉन्ड वॉशिंग ट्रांजैक्शन क्या होती है? बॉन्ड वॉशिंग ट्रांजैक्शन, देखो पहली बात तो बॉन्ड वॉशिंग ट्रांजैक्शन क्या, ठीक है, क्वेश्चन ये है बॉन्ड वॉशिंग ट्रांजैक्शन क्यों की जाती है। तो पहले मैं आपको बताऊं भाई बॉन्ड वॉशिंग ट्रांजैक्शन क्या होती है। कई बार क्या होता है कि आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया, एग्जांपल आपने इन्वेस्टमेंट किया डिबेंचर्स के अंदर, तो डिबेंचर पे हर 3-3 महीने के अंदर आपको मिल रहा है मान लो इंटरेस्ट, एग्जांपल क्वार्टरली आपको क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है। देखो आपने आपका ये आपका प्रीवियस ईयर है, ठीक है, और आपका ये प्रीवियस ईयर है 2019-20, ओके, और आपने यहां पे कुछ डिबेंचर्स को परचेज कर लिया था, ठीक है जी। आपने एक एग्जांपल लेके चला, आपने डिबेंचर ले लिए थे जी यहां पे 20 लाख के, 20 लाख रुपए के आपने डिबेंचर लिए और वो थे एट द रेट ऑफ 12%, ठीक है। तो और वो हर 3 महीने में ब्याज दे रहे हैं, तो 20 लाख का जो है वो 12% के हिसाब से अगर मैं लेके चलता हूं तो कितना हो गया, 2,40,000, ओके, हाँ जी। और 2,40,000 रुपए जो है वो तो पूरे साल का हो गया, और अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं किससे, 12 से, तो कितना हो गया, कितना हो गया, 20,000 हो गया एक महीने का पर मंथ, और 3 महीने का मिला बोल तो कितना हो गया हर महीने 60,000, सॉरी हर क्वार्टर में कितना हो गया 60,000। अब यहां पे आपको मान लो वैसे यहां पे आपको मिलेगा कितना 60, इधर मिलेगा कितना 60, इधर मिलेगा 60 और इधर मिलेगा 60, तो आपकी इनकम हो गई 2,40,000 की, ठीक है। मान लो कोई पर्सन है मिस्टर ए, उसकी इनकम हो गई कितनी की 2,40,000 की, और उसकी अदर इनकम भी थी, एग्जांपल मान लो उसकी अदर इनकम थी मान लो 6 लाख की, तो उसकी टोटल इनकम कितनी हो गई है जी, वो हो गई है जी उसकी 8,40,000 की, ओके, हाँ जी। अब 8,40 के ऊपर टैक्स पे करना है। मिस्टर ए था और ये थी एक मिसिस ए, ठीक है, इसकी वाइफ, उसकी कोई भी इनकम नहीं थी। मिस्टर ए ने क्या किया, मिस्टर ए ने ईयर एंड होने पर यहां पे जो है, यहां पे अब ये जो मतलब सॉरी क्वार्टर एंड होने पर जब इंटरेस्ट मिलता उससे 2 दिन पहले अपने जो डिबेंचर थे वो बेच दिए मिसिस ए को, और जब मिसिस ए के पास में आए वो डिबेंचर, तो 2 दिन के बाद में जब इंटरेस्ट मिला तो किसको मिलेगा, होल्डर को मिलेगा। होल्डर कौन है, मिस्टर ए है या मिसिस ए है, सर होल्डर तो मिसिस ए है, तो ब्याज मिलेगा किसको, मिसिस ए को। फिर मिस्टर ए ने क्या किया, उसके जस्ट जैसे ब्याज मिला उसके 2 दिन बाद दोबारा क्या कर लिया, उसको परचेज कर लिया। आ रही है बस में, फिर दोबारा 3 महीने बाद फिर दोबारा ये किया, एक बार वाइफ के नाम पे ट्रांसफर कर दिया, दोबारा परचेज कर लिया, फिर दोबारा कर लिया। ये क्यों कर रहा है, इनकम को डाइवर्ट करने के लिए। बेसिकली वो क्या चाहता है कि ये 2,40 की इनकम अगर मेरे में जुड़ेगी तो मेरे को तो उसके ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा, लेकिन ये 2,40 की इनकम अगर वाइफ को दे दूं, वाइफ के नाम पे हो जाए, तो नेचुरल बात है इस 2,40 से मुझे टैक्स पे करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरी तो जीरो हो जाएगी और वाइफ की इनकम 2,40 ही है, 2.5 लाख रुपए तक तो वैसे एग्जेम्प्ट है, बच गए। आ रही है बस समझ में। तो ऐसे केस के अंदर जो है बॉन्ड वॉशिंग ट्रांजैक्शन बेसिकली की जाती है टैक्स की चोरी करने के लिए, टैक्स को क्या करने के लिए, बचाने के लिए। और इंडियन गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, रूल निकाला यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, और उन्होंने ये बोल दिया कि अगर कोई पर्सन जो है वो बॉन्ड वॉशिंग ट्रांजैक्शन करता है तो उसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे आपके अदर सोर्सेज में, वो आप ही की इनकम मानी जाएगी। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या था, बॉन्ड वॉशिंग ट्रांजैक्शन क्या समझा दिया। अब क्वेश्चन क्या है, बॉन्ड वॉशिंग ट्रांजैक्शन जो है वो डन वो की जाती है किसके लिए, टू रिड्यूस दी टैक्स लाइबिलिटी, टैक्स लाइबिलिटी को क्या करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए। ओके हाँ जी सर, चलो जी। और आज का आखिरी क्वेश्चन आपके होमवर्क, बोलते हैं फैमिली पेंशन टैक्सेबल होती है अंडर किस में, नॉर्मल पेंशन मिलती है, नॉर्मल पेंशन, पहले ये बताओ एक बार, अगर एक पर्सन को रिटायरमेंट के बाद में नॉर्मल जो पेंशन मिलती है वो कहां जाती है, सर नॉर्मल पेंशन जाती है कहां पे, सैलरी हेड में, लेकिन वो पर्सन को अगर कुछ हो गया, ठीक है, तो उसकी फैमिली वालों को जो है वो पेंशन मिलेगी, वो फैमिली पेंशन कहां जाएगी, आपको इसमें से बताना है कि फैमिली पेंशन जो है वो कहां जाएगी। ओके हाँ जी, वैसे मैं बता दूं फैमिली पेंशन जो भी होती है तो उसमें से फ्लैट 33(1/3) और 15,000 विच एवर इज लेस, इसकी क्या मिलती है, डिडक्शन मिलती है, ध्यान रखना। ओके हाँ जी, तो आपको बस ये बताना है पहले कि फैमिली पेंशन आपकी जाएगी कहां, तो आपको जो है कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर आपके हिसाब से क्या होगा। एक भी क्वेश्चन अगर ये क्वेश्चन आपका गलत हुआ तो मैंने बताया था ना पिछले क्वेश्चन में भी कि घर आगे टांगे तोड़ूंगा तुम्हारी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो आपका कोई भी क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं होना चाहिए। और मैंने कल पिछली क्लास में थोड़ा धमकाया तो उसका रिजल्ट भी निकल के आया और सभी बच्चों का जो है पिछला क्वेश्चन सही है, अभी मैं दिखाता हूँ आपको, और उम्मीद करता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन भी आप जो है वो सही तरीके से बताएंगे। ओके हाँ जी, चलो जी अब बात करते हैं हमारे पिछले क्वेश्चन की। लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने एक क्वेश्चन दिया था आपको, जिसके अंदर मैंने आपको दी थी 2 लिस्ट, एक था लिस्ट ए, एक था लिस्ट बी, 1 और 2, इसको आपको मैच करके बताना था। वो था बेसिकली इनकम टैक्स रिटर्न के जो फॉर्म्स होते हैं, जब आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो पहले आपको फॉर्म डाउनलोड करना होता है, और वो फॉर्म जो है वो 1 से लेके कितने 7 तक है, तो वो मैंने आपको यहाँ पे दिया था, तो आपको बताना था इसका, और इसका आंसर जो है वो था बी। क्या था, बी 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 बी, एक मिनट रुको, और बी क्या था जी, 4132 क्या था, जो आपका ITR नंबर 2 है,
ठीक है, ये किसके लिए होती है? ये ऐसे इंडिविजुअल या एचयूएफ के लिए जिसकी पीजीबीबी हेड से कोई इनकम नहीं है। ओके, 6 किसके लिए होता है? 6 होता है जी किसके लिए? कंपनीज के लिए। आईटीआर का 7 जो है वो किसके लिए होता है? चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए। और आईटीआर 4 जो सुगम है वो किसके लिए होता है? वो होता है अपना किसके लिए? उन लोगों के लिए जो जिन्होंने सेक्शन 44 AD या 44 AE बोले तो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन जो है वो ऑप्ट किया हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो था B 4132। आंसर क्या था? B बोले तो 4132। चलो जी देखते हैं, आप कमेंट पढ़ते हैं हमारे 4132 वाले कौन कौन थे। आ जाओ जी, आ जाओ जल्दी से। लो जी, सबसे पहले था सीमा कौशिक क्लासेस फॉर जेआरएफ का, ये बोले थैंक यू सो मच, वेलकम। डिवाइन क्लासेस का सर यूरोक, थैंक यू। मनोज साहू जी का थैंक यू सो मच। ओके, पोएट्री विद चंचल नखत जैन का था एज यूजुअल सेशन अच्छा ही होगा, थैंक यू। फर्स्ट लाइक देन एंजॉय द सेशन, जी करो एंजॉय करो। बरखा जी बोलते हैं ये लो जी तुमको भी। सीमा कौशिक बोलते हैं आंसर इज बी इज राइट आंसर, बिल्कुल सही है। अक्षता हीरे मैथ बोलते हैं आई वांट टू परचेज बुक्स। अच्छा, वो अगर आप स्टडीमेट लेना चाहते हैं तो आप वो भी ले सकते हैं, ठीक है ना। तो उसका पेपर नंबर 2 की ओनली अगर आपको स्टडीमेट चाहिए तो उसका 6000 कॉस्ट है, और अलोंग विद पेपर नंबर 1 दोनों का मिला के 7000 है। तो अगर आप ओनली स्टडीमेट चाहते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं। बट मैं आपको ये बोलूंगा, अकेले स्टडीमेट से बेटर जो है वो ये है कि वीडियो लेक्चर जरूर लीजिएगा, क्योंकि वीडियो लेक्चर में जब टीचर सामने पढ़ाता है तो चीजें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाती हैं, ठीक है। चलो जी आगे अगर हम बात करते हैं, फिर गुलेम हुसैन जो है लव फ्रॉम लद्दाख। आदित्य कक्कड़ जी बोलते हैं बी ओके है। लवलीन जी का बी ओके है। राकेश सिंह वेरी हेल्पफुल क्वेश्चन सर, थैंक यू। आंसर इज बी ओके है। अमित पानू जी का ऑप्शन बी ओके है। और उसके बाद में है जी आपका अनुत्यागी सर प्लीज समरी वीडियो बना दो जी, बिल्कुल बनाएंगे जी अभी एग्जाम के पास में। आंसर बी है जी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर, आप जितना अच्छा कोई नहीं समझा सकता, थैंक यू अनु, थैंक यू। उसके बाद राखी जी का ऑप्शन बी ओके, दीपिका ओके, आशुतोष गिरी जी का ओके, बरकत सक्सेना बी शुड बी दी आंसर। लास्ट आंसर रॉन्ग हो गई, कोई नहीं तुम्हें मारूंगा अब, चलो एक बार छोड़ देते हैं, पहली गलती थी माफ करते हैं तुम्हें, ठीक है। तो बरखा का ओके है। तनु शर्मा जी का आंसर भी एकदम ओके है। कॉलिन जनेत जी का ऑप्शन बी ओके है। रंजीत जी का भी ओके है। सीमा का बी ओके है, थैंक यू सो मच सर फॉर द न्यू सीरीज, वेलकम। आयुषी चौहान जी का बी ओके है। कुर्मोचार्य सर ऑप्शन बी, सॉरी सर जी लास्ट वाला आंसर रॉन्ग हो गया, चलो कोई बात नहीं, माफ किया। आगे विनोद यादव जी का बी ओके है, नाइस लेक्चर सर जी, थैंक यू। ब्रिजेश जी का बी ओके है। उसके बाद अनीता कपूर जी का ऑप्शन बी ओके है। नेहा मित्तल जी का बी ओके है। उसके बाद है जी अरुणा जी का बी ओके है। इस्माइल शेख का बी ओके है। बबाई का बी ओके है। अनिता जांगड़ जी का बी ओके है। सुमित कुमार जी का है 4132 बी ओके है। शिखा गोयल का बी ओके है, एकदम करेक्ट। अभिषेक जी का बी ओके है। दीपशिका जी का थैंक यू सो मच। आंसर कहाँ है बे? अच्छा ये दीपशिका द्विवेदी, ऊपर वाले दीपशिका बोलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का बी, थैंक यू अमेजिंग लेक्चर, वेलकम। आयशा फातिमा जी का ऑप्शन बी, सर आप कंफ्यूज कर दिए, हाँ पहले बोलते तो हिंट देते हो और आप कंफ्यूज किया तो अब भी दिक्कत है तुम्हें। आयशा गंदे इंसान हो तुम, क्योंकि आप पहले बता दिए सिटीजनशिप इंडिया होगा और हमने वही कर दिया। चलो जी, एकता सिंह जी का है बी ओके है। अभिषेक कुमार जी का बी ओके, श्वेता छाबड़ा का बी ओके, उषा श्री जी का बी ओके, ईशु गर्ग जी का बी ओके है। सिंह विशाल कौशल जी का थैंक यू सो मच, ग्रेट एक्सप्लेनेशन, वेलकम। और बी आंसर इज राइट, ओके है बिल्कुल आपका। शिवा जी का भी बी ओके है। धृति गांधी जी का बी ओके, न्यागर का बी एंड सॉरी फॉर द लास्ट, चलो कोई बात नहीं, माफ किया। अर्जुन जी का बी ओके है। मिथुन जगदेव जी का बी ओके है। प्रीति अत्री जी का बी ओके है। कृष्ण शर्मा जी का बी होगा, सॉरी फॉर द लास्ट, कोई बात नहीं, माफी। पूनम मिलकपुरिया बोलते हैं सर आप तो सच में बहुत ग्रेट हो, मस्त लेक्चर, थैंक यू पूनम जी, अप्रिशिएट योर वर्ड्स। अंजलि अनिकेत सिंह बोलते हैं आप वेस्ट बंगाल में रहते हो? मैं कहीं से दिखता हूँ वेस्ट बंगाल से, हरियाणा से हम। श्रुति राजन जी बोलते हैं सर यूजीसी नेट एप्लीकेशन करेक्शन फॉर्म में फोटो चेंज कर सकते हैं? एक बार आपको पहले वो देखना पड़ेगा, जो उनकी गाइडलाइंस है, एक बार वो देख लीजिए, आई थिंक कर सकते हैं आप। और पूजा कंवर जी का बी ओके, सर एग्जाम कब होगा प्लीज़ बताना? अभी कुछ नहीं कह सकते, कुछ भी नहीं कह सकते, क्या पता अगस्त सितंबर में हो और क्या पता सीधा दिसंबर में हो, डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। अंकिता सिंह जी का बी ओके, मेगा गर्ग बोलता है बी ओके है, सुपर लेक्चर, थैंक यू। बीका भाई परमार सर जी आंसर बी, आपका स्टडी मेट और आपकी वीडियो में बहुत अच्छा एक्सप्लेन कराया था, थैंक यू बीका, थैंक यू। श्री लक्ष्मी पांडे जी का ऑप्शन बी होगा, बिल्कुल बढ़िया है। वैभव चुग बी ओके है। और प्रियंका बस्ती का बी ओके है। प्रिया कुमार जी का बी ओके है। प्रगत सिंह जी का सर आपने बुक्स पब्लिश की हैं ऑल कॉमर्स सब्जेक्ट की? जी बिल्कुल जी, आप ले सकते हैं। मंजू हुड्डा जी सर आंसर इज बी, इस बार गलत हो तो टांगे तोड़ देना चाहे, नहीं इस बार सही है तुम्हारा, चलो माफ किया पहले वाला। तुलिका राज जी बोलते हैं
सर आप बहुत अच्छा समझाते हैं, थैंक यू। मैंने अभी अभी रैंडमली वीडियो सर्च किया और आपका वीडियो देखा एंड आई जस्ट लव इट। अरे वाह, तो लिखा थैंक यू। यू वर्क वेरी हार्ड और ये वीडियो में दिखता है। सर मैंने सब्सक्राइब भी किया और आप भी ऐप भी डाउनलोड किया एंड आई वांट टू अटेंड बट फीस थोड़ी ज़्यादा है। प्लीज़ कुछ सोशल वर्क करिए, प्लीज़ कुछ और फ्री वीडियो यूट्यूब पे अपलोड कीजिए बिकॉज यू आर सो टैलेंटेड, सो स्प्रेड योर टीचिंग और फ्री फॉर दोज हु कैन नॉट अफोर्ड टू पे। चलो जो भी आप ना नीचे नंबर दिया उसके ऊपर कॉल कीजिएगा, अगर कुछ जो हो सकेगा मैक्सिमम हम करेंगे, ठीक है। और विजन IAS बोलते हैं वेरी नाइस सर, थैंक यू। हिमांशी मेहरा बोलते हैं बी थैंक यू फॉर वैल्यूएबल टीचिंग, वेलकम। आशा हसन जी का बी ओके, अमरीन का बी ओके, इजी टॉपिक का बी ओके है, PG कॉमर्स क्लासेस का बी ओके है। और कौन रह गया भाई? एक मिनट बस। फर्स्ट ऐसा हुआ कि आज सभी स्टूडेंट्स का बी ओके है, तो वो मेरे को अब लग रहा है कि धमकी का असर था, तुम लोगों को धमकी दिया तो उसका सही असर मुझे मिल रहा है। चलो आज वाली क्लास के अंदर भी अगर गलत बताया तो फिर दोबारा टांगे तोड़ूंगा तुम्हारी, ठीक है ना। और आज तो माफ़ी दे दिया था बट अब आगे कोई माफ़ी नहीं मिलेगा, ओके। हाँ जी सर, चलो ये कीजिए। लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, अच्छा लगा अच्छा कमेंट कीजिएगा, कोई कमी लगी है तो वो भी बताइएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि जैसे नया वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले, और बेल आइकन पे क्लिक जरूर कीजिएगा, ओके जी सर। चलो इतना कीजिए, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।